बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल में मैं हूं जवाद कमाल। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे फ्रांस की नापाक जसारत के खिलाफ पूरी कौम अब यक ज़ुबान हो चुकी है और तौहीन आमेज़ खाकों और फ्रांसीसी सदर के इस्लाम मुखालिफ बयानात के खिलाफ आज सेनेट और कौमी असम्बली में मजम्मती करारदादें मंजूर कर ली गई हैं, बल्कि चारों सूबाई असम्बलियों में भी मजम्मती करारदादें पेश कर दी गई हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से इस पर शदीद रद्दअमल सामने आया। उन्होंने कहा कि पूरी कौम इज़्तिराब का शिकार है इस गुस्ताखाना खाकों के मामले को लेकर और पूरी कौम में गम व गुस्सा बरकरार है। करारदाद का जो मकसद है वो इस्लामोफोबिया के बढ़ते रुझान का तदारुक करना है। आपको बताएं कि फ़्रांस की जानिब से ये जो इक़दाम किया गया, फ्रांसीसी सदर की जानिब से जो बयान दिया गया, ये उस माह मुक़द्दस महीने में दिया गया जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न करीब है और अब ये रुझान बढ़ता जा रहा है। इस्लामोफोबिया के इस बढ़ते रुझान को कम कैसे किया जा सकता है, इसके आलमी अमन पर क्या असरात हो सकते हैं। OIC का आज बड़ा जिक्र हुआ, कौमी असम्बली में भी, सेनेट में भी। वो किस हद तक अपना मौसर किरदार अदा कर सकती है इस अहम तरीन मामले को लेकर, क्या हंगामी इजलास बुलाना चाहिए और फौरी तौर पर इस मामले पर फ्रांस को वार्निंग देनी चाहिए। चूंकि थोड़ा बहुत परेशान ज़रूर हुआ फ्रांस जब फ्रांसीसी मसनूआत का बाइकआउट किया, उसने अरब ममालिक से अपील किया है कि वो बाइकआउट ख़त्म करे, लेकिन वो ये गुस्ताखाना काकों को कैंसिल नहीं करवा सका जब पूरी दुनिया से इस मामले को लेकर प्रेशर फ्रांस की तरफ बढ़ा था। तो अब ये जो प्रेशर है, जो परेशानी है फ्रांस की, इसको मज़ीद किस हद तक बढ़ाया जा सकता है। मुसलमान ममालिक मिलकर क्या रोल प्ले कर सकते हैं और आलमी ताकतें ये गुस्साखाना खाकों के मामले को आखिर संजीदा क्यों नहीं ले रही हैं। हर मुसलमान के दीन का और ईमान का मसला है ये। इस अहम तरीन मामले पर आलमी ताकतों का ना जागना दुनिया के अमन को पारा पारा भी कर सकता है, क्योंकि मुसलमान किसी भी सूरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ना कुछ सुन सकता है, ना देख सकता है और ना उनके खिलाफ कोई कहीं भी बात बर्दाश्त कर सकता है। ये हमारे दीन का तकाजा है और ये हमारे ईमान का तकाजा है। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात करेंगे, अपोजिशन जमातों ने जलसों का पहला राउंड मुकम्मल कर लिया, हुकूमत के खिलाफ तहरीक का पहला राउंड मुकम्मल कर लिया और उनका जो बयानिया है उसमें किसी किस्म की कोई नरमी नहीं आई, बल्कि कुछ इस तरह के बयानात कोयटा जलसे में देखने में मिले जिसके बाद रहनुमाओं को, अब तक मैं नाम नहीं लेता, अब तक वजाहतें देनी पड़ रही हैं कि हम ऐसा नहीं ऐसा कहना चाह रहे थे। यानी कि बयानिए में सख्ती ज़रूर आई है। और ये जो जलसों का पहला राउंड है ये कैसा रहा, क्या अपोजिशन अपने मकासद हासिल करने में कामयाब हो गई, जो हुकूमत पर प्रेशर डालना था वो प्रेशर डालने में कामयाब हो गई, और क्या प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि क्या अवामी हिमायत हासिल रही इन तीनों जलसों में। ये जलसों में कारकुनान ने शिरकत की है। अब 1 महीने का वक्फा है, उसके बाद फिर से अपोजिशन जलसों का आगाज़ करेगी। इस 1 महीने के वक्फे के दौरान प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे कि हुकूमत अगर महंगाई पर काबू पा ले, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ मौसर एक्शन कर ले, तो अपोजिशन के गुब्बारे से हवा निकल सकती है और महंगाई के खिलाफ जो 11वां नोटिस प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने लिया था उस नोटिस का क्या बना और हकीकी एक्शन अवाम कब होता देखेगी, इस पर प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद ही मैं अपने मेहमानों का भी आपसे तारुफ करवाऊँ। वेलकम बैक। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा और प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे गुस्ताखाना खाकों के हवाले से जो मामला उठा है, इस पर करारदादें मंजूर हुई हैं सेनेट और कौमी असम्बली में और चारों सूबाई असम्बली में करारदादें पेश की गई हैं। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है मारूफ मजहबी स्कॉलर मुफ्ती ज़ुबैर साहब ने। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट प्रोफेसर नईम मसूद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती वक्त देने के लिए। और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार जान अचकज़ई साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। मुफ्ती ज़ुबैर साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, ये गुस्ताखाना खाकों के मामले पर उलमा कराम को क्या किरदार अदा करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। उलमाए किराम का जो इस सिलसिले में किरदार हो सकता है वो यही है कि वो उम्मत मुस्लिमा, आलम इस्लाम और अहालियान पाकिस्तान और अपने अपने ममालिक के अंदर तमाम मुसलमानों की बाकायदा तौर पर रहबरी और रहनुमाई फरमाएं, जायज़ एहतजाज के लिए सदाए एहतजाज बुलंद करें और आवाम से मुताल्लिक और हुकूमत से मुताल्लिक करने के जो काम हैं
उन कामों की तरफ मुतवज्जे करें। मैं बहुत ही सादा लफ्जों के अंदर अगर कहना चाहूँ तो वो ये कि इस वक्त मगरिब की फिक्री दहशतगर्दी इस हवाले से तो एक अरसे दराज से हम देखते हुए आ रहे हैं, लेकिन अपनी नौइयत का भयानक और इंतहाई अंदोहनाक और इंतहाई अजियतनाक वाकया अब पेश आया, क्योंकि अब सरकारी सतह पर फ्रांस के अंदर, हुकूमती सतह पर, रियासती सतह पर फ्रांसीसी सदर ने सरकारी इमारतों पर गुस्ताखाना खाके आवेजा किए। मैं समझता हूँ कि ये अपनी नौइयत का इस वक्त का पहला वाकया है। स्वीडन में कुरान करीम को जलाया गया, डेनमार्क और नॉर्वे के अंदर गुस्ताखाना खाके शाये किए गए। उस वक्त उनकी तरफ से ये कहा जा सकता था, अगरचे हमारे लिए वो भी कबूल और मंजूर नहीं हो सकता किसी भी सूरत में, लेकिन कहा जा सकता था कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इदारा है, कोई तंजीम है, कोई ग्रुप है, कोई जमात और पार्टी है, कुछ लोग हैं शरपसंद अनासर, उन्होंने खड़े होकर के ये हरकत कर दी है। लेकिन अब बढ़ावा दिया है फ्रांसीसी सदर ने। वो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर नफरत का, इंतहा पसंदी का, तशद्दुद का और इस वक्त पूरी दुनिया के अमन को खतरे में डालने का जिम्मेदार बन चुका है। बहुत सादा लफ्जों के अंदर मैं कहना चाहूँ, दुनिया का इस वक्त नंबर 1 दहशतगर्द फ्रांसीसी सदर बन चुका है। उसने आकर के रियासती सतह पर यह काम किया है और रियासती सतह पर इसको बढ़ावा दिया है। कुरान करीम, अहादीस तय्यबा बिल्कुल वाज़ेह, अन्नबी जो औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका तमाम मुसलमानों के लिए अपनी औलाद, अपने जान माल, अपने वालिदैन से ज्यादा मुकद्दम। जब ये सूरत हाल है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है, हम समझते हैं कि ये दरअसल अल्लाह की गुस्ताखी है, इस्लाम की गुस्ताखी है, कुरान की गुस्ताखी है, 1.5 अरब मुसलमानों और इंसानों की दिल आजारी है। उधर से तो ये लोग कहते हैं कुत्ते के हकूक हैं, जानवरों के हकूक हैं, परिंदों के हकूक हैं, पौधों के हकूक हैं। उधर से आकर के ये भाषण देते हैं बकाए बाहमी। बिल्कुल ठीक, दुरुस्त फरमाया मुफ्ती साहब आपने कि 1.5 अरब मुसलमानों की दिल आजारी की जा रही है। जान अतकदी साहब, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर इस्लामोफोबिया का जो बढ़ता रुझान है, इसको कैसे कम किया जा सकता है या खत्म किया जा सकता है? पहली बात ये कि वाकई मैं सिर्फ इससे पहले कि आपके सवाल का डायरेक्ट जवाब दूं, ये एक तशवीशनाक सूरत हाल है। फ्रांस की हुकूमत, उनकी अथॉरिटीज़ शोरी तौर पे इस्लामोफोबिया फैला रहे हैं, इंतहा पसंदी फैला रहे हैं। जिस तरीके से वहाँ पे मुसलमान आबादी है, उनके खिलाफ अभी उन्होंने कार्रवाई की है, 2 मस्जिदों पे हमले किए हैं और जिस तरीके से मस्जिदों की बेहुरमती की है और जो खाके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखाना खाके आप सबके सामने है। एक मुनज़्ज़म तरीके से फ्रांस ये अपने सरजमीन पे फैला रहे हैं, जिसके नतीजे में पूरे मुस्लिम दुनिया में ये इस्तराब और कर्ब है। हैविंग सेड दैट, इसमें कोई दो राय नहीं है कि OIC को अपना किरदार अदा करना है, OIC ने इसको उठाना है, क्योंकि अगर OIC आवाज़ नहीं उठाएगा तो मगरब ने आवाज़ नहीं उठाना, यूरोप ने नहीं उठाना, अमेरिका ने नहीं उठाना, दूसरे ममालिक नहीं उठाएंगे। लिहाजा फ्रांस में इस वक्त जो इस्लामोफोबिया है और वहाँ के जो मुसलमान हैं उनके खिलाफ जिस तरीके से इंतहा पसंदी फरोग किया जा रहा है और एक मुनज़्ज़म तरीके से किया जा रहा है, उनके साथ यकजहती के लिए OIC का किरदार बहुत अहम है। पाकिस्तान अपने लेवल पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने खतूत लिखे हैं, जो अच्छी बात है, लेकिन OIC का किरदार मैं समझता हूँ फ्रांस कोई इतना बड़ा ताकतवर मुल्क भी नहीं है जिसको कन्फ्रंट नहीं किया जा सकता। एक मामूली यूरोप में 2nd tier स्टेट है, रियासत है, लिहाजा फ्रांस को कन्फ्रंट करने के लिए OIC का किरदार आसानी से गैल्वनाइज या उनको जो है प्रोफेसर नईम मसूद साहब, आप क्या समझते हैं, OIC इस अहम तरीन मामले पर मौसर किरदार अदा कर रही है या फिर कर सकती है, और आलमी ताकतें इस अहम तरीन मामले को संजीदा क्यों नहीं ले रही है? अभी दे दूं, OIC इस वक्त एक इनएक्टिव फॉर्म में है, पैसिव फॉर्म में है। अगर OIC इसमें अपना किरदार अदा कर सकती तो कभी भी आकबत नान देशों को इन कम फहमों को जुरत ही ना होती। अलबत्ता अब ही OIC को इस पे सोच लेना चाहिए, एक छोटी सी बात समझ लेनी चाहिए कि अरब ममालिक को फ्रांस ने
ये रिक्वेस्ट कर दी है कि आज़राह करम हमारी मसनूआत का बाइकाट ना करें। अच्छा, अब फ्रांस के मुंह से ही लग रहा है कि अगर मुसलमान मालिक उसका बाइकाट कर देते हैं या उसके सफ़ीरों को बुला के वार्निंग करते हैं या उनके सफारतकारों को कहते हैं कि यहाँ से चले जाएं, तो ओवरऑल आलमी बरादरी में फ्रांस की को समझ आ जाएगी कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। सारे मुल्क को, उसकी हुक्मरानों को समझ आ जाएगी। और बात याद रखिए कि जब सारे मुसलमान मिलकर के आवाज़ उठाएंगे तो जो गैर मुस्लिम या प्योर सेकुलर हुकूमतें हैं वो भी मुसलमानों की आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाने पे मजबूर हो जाएंगे। वी आर लिविंग इन द ग्लोबल विलेज। अब अगर जरा सी एक और बात जवाब मैं आपको गोश गुजार कर दूं। जी बिल्कुल सर। आप देखें कि इनको ये समझना चाहिए, पूरी दुनिया को, चाहे कोई एथिस्ट है, चाहे कोई क्रिश्चियन है, चाहे कोई जो मर्जी है। माइकल हार्ट किताब लिखता है नूए इंसानी की तारीख पे, और वो कोई मुसलमान नहीं था, वो मेरे नबी मोहतरम को, मोहसिन इंसानियत को पहले नंबर पे गिरदानता है अपने असरात के एतबार से। अगर ये लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, वो फ्रेंच वाले हों, यूके वाले हों, नॉर्वे वाले हों, या उनका ताल्लुक कनाडा से हो या किसी भी स्वीडन से हो, उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि फतह मक्का की हिस्ट्री बड़ी यूनिक हिस्ट्री है और उसमें एक यूनिक विक्ट्री है। उस विक्ट्री की और कहीं मिसाल नहीं मिलती जो एक किरदार की विक्ट्री है। तो इतने बड़े किरदार के मालिक के खिलाफ कोई इस बुनियाद पे इस तरह बेहुरमती करे कि आज़ादी राय है। मैं एक छोटी सी अर्ज करूं कि अगर जो सदर है या कोई हुक्मरान है फ्रांस का, उसकी वालदा या उसके वालिद या उसकी बेगम या उसकी बेटी के हवाले से अब्यूज किया जाए तो उस पर क्या बीतेगी, जबकि उसे पता होना चाहिए कि मुसलमानों के तो ये माँ बाप बहन भाई का मामला है, औलाद से बढ़कर अकीदे का मामला है। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट है। मुफ्ती जुबैर साहब, एक मुख्तसर आपका जवाब लेना चाहूंगा, फिर मुझे ब्रेक पर जाना है। वो ये कि उलमा कराम को ओआईसी से कितनी उम्मीदें वाबस्ता हैं? हमें इस वक्त कोई उम्मीद नहीं है। सबसे कमजोर रद्द अमल देने वाला इदारा दुनिया के अंदर ओआईसी है और हमेशा डिफेंसिव पोजीशन पर रहा है। एक आम मुल्क, एक मुल्क, ओआईसी में दर्जनों ममालिक है ना, तुर्की एक मुल्क है, उसने उससे ज्यादा स्ट्रांगली कंडेम कर दिया है। मैं समझता हूँ ओआईसी से ज्यादा तो पाकिस्तान ने रद्द अमल दे दिया है, ओआईसी से ज्यादा तो कुवैत के ताजिरों ने रद्द अमल दे दिया है, ओआईसी से ज्यादा तो सूडान के मुसलमानों ने रद्द अमल दे दिया है, ओआईसी से ज्यादा तो चेचन के खुबैब ने रद्द अमल दे दिया है, ओआईसी से ज्यादा चार्ली हेब्डो पर हमला करने वाले एक आम पाकिस्तानी मुसलमान ने दे दिया है। ये ओआईसी से ज्यादा बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं, मीडिया उनको ज्यादा दिखा रहा है। ओआईसी दुनिया में कमजोर तरीन रद्द अमल पेश करने वाला, कोई उम्मीद हमें नहीं है। दो काम फौरी तौर पे करने चाहिए, सफारती ताल्लुकात का खात्मा होना चाहिए, मसनूआत का बाइकाट करना चाहिए। ठीक है, मसनूआत का बाइकाट होना चाहिए, सफारती ताल्लुकात का फौरी तौर पर खात्मा होना चाहिए। ओआईसी से उलमा कराम को कोई उम्मीद वाबस्ता नहीं है। ब्रेक पर जाएंगे अब हम, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे अपोजिशन के जो पहले 3 जलसे हुए हैं, इन 3 जलसों में वो आम आदमी को मुतासिर है या नहीं कर सकी। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। अपोजिशन के बयानिए में किसी किस्म की कोई नरमी नहीं आई है, बल्कि कुछ इस तरह के बयानात भी सामने आ गए हैं जिससे रहनुमाओं को अब तक वजाहतें देनी पड़ रही हैं। जान अतज़ई साहब, आप समझते हैं अपोजिशन पहले 3 जलसों में आम आदमी को मुतासिर कर सकी है? देखिए, अपोजिशन इसमें कोई दो राय नहीं है कि अपोजिशन इस वक्त उनकी एक फॉलोइंग है, वो इमरान खान हुकूमत के जो गवर्नेंस के चैलेंजेस हैं उनको कैपिटलाइज कर रही है, उनसे फ़ायदा उठा रही है, अपने कारकुनों को काफ़ी हद तक बिलखसूस PMLN और JUI ने एक्टिवेट किया है, और जो बयानिया उन्होंने दिया है वो काफ़ी खौफनाक है, जिससे मीडिया में उनका जो एक्सपोजर है वो ज़्यादा हो गया है, न सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया में बल्कि इंडिया और पूरे वेस्ट में। जो वो चाहते हैं कि न्यूज़ साइकिल को डोमिनेट करे वो किया है। आम आदमी के मसाइल की वजह से मुझे लग रहा है कि अपोजिशन रिवाइव हो रही है, और बिलखसूस PMLN जो हम समझ रहे थे कि शायद वो अब बहुत ही कमज़ोर है GT रोड पे गुजरांवाला जैसे के बाद ये कहना कि अब वो उनकी रिवाइवल शुरू नहीं है, गलत है। इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त PMLN काफ़ी हद तक जो है अपने वोटर्स को, कारकुनों को उन्होंने
मोबालाइज किया है और बिलखसूस मरियम नवाज की एंट्री से उनके कैंपेन में जान पड़ गई है। जहां पे बिगर पिक्चर का सवाल है कि इमरान खान साहब के बिलखसूस गवर्नेंस के हवाले से जो चैलेंजेस है उसने इस कैंपेन में जान डाल दी है। ठीक, नईम मसूद साहब, अपोजिशन ने जो तहरीक का पहला राउंड है ये तो मुकम्मल किया है, इसमें अहदाफ हासिल कर लिए, आप समझते हैं, आप कैसे देखते हैं? ये जलसों का तो पहला राउंड था। देखिए, बात यह है जवाद कमाल के जब आप अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान कोई टसल देखते हैं जिसे हम एहतजाज का नाम देते हैं या जिसे हम एक एंटी गवर्नमेंट या एंटी गवर्नेंस एक कैंपेन का नाम देते हैं, तो उसमें एक्शन रिएक्शन आता है। अब जो भी रिएक्शन आ रहा है अपोजिशन की तरफ से, फिर वो जो रिएक्शन दर रिएक्शन रद्द अमल जाता है हुकूमत की तरफ से, तो हुकूमत बुखलाहट का शिकार नजर आती है। अच्छा, बुखलाहट के लिए एक सबसे अहम बात यह होती है कि क्या हुकूमत के पास दलाइल नहीं है? अगर दलाइल ना हो तो दुनिया की कोई भी हुकूमत है वो डिफीट समझेगी। फिर आप ये देखें कि विद द पैसेज ऑफ टाइम 3 गुजरांवाला से आप चले जाएं कराची से जाएं कोयटा, तो चार्ज मजमा देख करके ये लगता है कि ये एहतजाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जा रहा है। बिल्कुल असरात मुरतब हो रहे हैं, आम आदमी तक मुरतब हो रहे हैं और उनके जो मौक़िफ़ है उसका तंतना और तुम तराकियत बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह पहले दिन थी और जिस तरह उन्हें ज़रूरत थी। अब बात जो बड़ी मैं अहम जवाद कमाल आपकी वसातत से कौम तक पहुँचाना चाहता हूँ वो ये है, कोई हुकूमत हो या कोई अपोजिशन हो, कोई जैद हो, बकर हो, नईम मसूद हो या जवाद कमाल हो, एक चीज़ को मद्देनजर रखें कि सियासत खेलें, गद्दारी ना खेला जाए। हम सब एक नजरिया पाकिस्तान के हामी हैं, हमें नजरिया पाकिस्तान के साथ जुड़े रहना चाहिए। अपनी हदूद से ना अदारों को बाहर निकलना चाहिए ना अपोजिशन को निकलना चाहिए। जहां तक बड़ी खूबसूरत अभी मेरे मुबस्सर भाई ने बात किया, याद रखें कि एक चीज के ये जो मोहतरमा मरियम साहबा हैं, उनका एक्शन होना या उन एक्शन में आना या उनकी तकारीर अपनी जगह, लेकिन तकारीर असरात मुरतब करती हैं, वो मीडिया पे आए या ना आए, वो मियां नवाज शरीफ की। रही बात नून लीग की, तो नून लीग हो या दुनिया की कोई भी, आई एम सॉरी, पाकिस्तान की सियासी दुनिया की कोई भी मुस्लिम लीग आपने जो देखी है 1947 से आज तक, वो जल्दी टूट जाती है। मैं कहता हूं नून लीग का ना टूटना, उसका रेजा ना होना ही नून लीग की कामयाबी है। और नून लीग जीटी रोड पे नवाज शरीफ की फरागत के बाद या नवाज शरीफ की जलावतनी के बाद कमजोर नहीं हुई थी। अब उसमें दोबारा तकवीयत आ गई है। जाहिर है जब इख्तिजाज हो, पदेराई मिले तो रिचार्ज होती है, पार्टी भी होती है, क़यादत भी होती है, कारकुनान भी होते हैं। प्रोफेसर साहब, अपने टारगेट थे, जो अहदाफ थे पहले राउंड के, वो हासिल कर लिया अपोजिशन ने, आप समझते हैं? मोर देन एनफ। ठीक, आपको पॉइंट है। अच्छा, जैसे आप समझते हैं जो अचीव करना चाह रहे थे इस पहले राउंड के अंदर, वो अपोजिशन ने अचीव कर लिया है? हुकूमत पर प्रेशर डालना चाहते थे या ये जो आपने बताया कि खबरों की जीनत बनना चाहते थे, ये अहदाफ हासिल कर ली? देखिए, मैं समझता हूं कि उन्होंने अपने आदाफ बहुत जल्दी से हासिल किए। आदाफ का मतलब ये कि मुल्क में ये तासुर देना कि वो ही फोर्स हैं, स्ट्रीट पावर इनके साथ है, इमरान खान साहब जो है ओवर रिएक्ट करेंगे, इस्टेब्लिशमेंट पे दबाव आएगा। इसी तरह जो बुनियादी एजेंडा है कि गवर्नेंस के इश्यूज हल करें या स्ट्रीट जो प्रोटेस्ट है उनकी सिक्योरिटी करें, उन पे फोकस करें, मीडिया अटेंशन हो, तो इस हद तक तो अपोजिशन कामयाब है। अब रही ये बात कि क्या जो एंड गेम है वो करीब है, यकीनन मैं समझता हूं कि अब इस वक्त जब हम ये बोल रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी और इमरान खान के गवर्नमेंट के अंदर भी लोग सोच रहे होंगे कि अब ये क्राइसिस अगर आगे बढ़ता है तो फिर तो टेबल पे बैठना पड़ेगा, कोई मुज़ाकरात करना पड़ेगा, कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। हुकूमत इस मामले पर जाने के लिए तैयार, प्राइम मिनिस्टर साहब बिल्कुल वाजे कर चुके हैं कि वो किसी सूरत को एनआरओ नहीं देंगे, अपोजिशन के साथ नहीं बैठेंगे इस मामले पर बात करने के लिए। देखिए, इस वक्त तो बेसिकली इमरान खान की पोजीशन यही है, लेकिन इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हैं। अगर पाकिस्तान इंस्टेबल होता है, अगर सिक्योरिटी के जो इस वक्त थ्रेट हैं वो कहीं लेवल पे है जिसमें मुल्क मुतामल नहीं हो सकता एक बहुत बड़े क्राइसिस का, कि आपकी इकोनॉमी क्रिपल हो, आपकी जो पूरी आपकी सिक्योरिटी ऑपरेटर्स है वो सिर्फ अपोजिशन को कंटेन पे आप लगाएं, ये मुमकिन ही नहीं है। तो एक जगह जाके इन्हें डायलॉग के लिए आना पड़ेगा। प्रोफेसर साहब, आप समझते हैं
हुकूमत बैकफुट पर जाएगी? आज भी हुकूमती मुजरा का यही इसी तरह के बयानात आते रहे कि हुकूमत जाती है तो चली जाए, लेकिन इनसे कोई इस मामले पर बात नहीं करेंगे, कोई एनआरओ नहीं देंगे। देखें, ये तो खाम ख्याली है और जस्ट एक फिल्मी डायलॉग है कि हुकूमत जाती है तो जाए। रही बैकफुट जाने की बात, तो बैकफुट पे हुकूमत जा चुकी है। अच्छा। मैं ये समझता हूं अगर दानिशमंदाना इक़दामात से हुकूमत काम ले तो बैकफुट पे अगर मकालमे के लिए जाना पड़ता है, अगर मुल्क व मिल्लत के लिए जाना पड़ता है, अगर गवर्नेंस की बेहतरी के लिए जाना पड़ता है, तो ये कोई हार नहीं है, ये जीत है। अच्छा। इलेक्शन की जीत हो या हार हो, जमहूरियत में कौम के नाम, इंसान के नाम, इंसानियत के नाम होती है। अगर इंसानियत का, इंसान का, शहरियों का फायदा नहीं है तो हुकूमत रहे या ना रहे तो क्या मिला आवाम को। जहां तक मेरा आप मौक़िफ़ पूछे तो मैं जवाद कमाल हमेशा कहता हूं हुकूमत को अपने जो दौरानिया है वो मुकम्मल करना चाहिए, लेकिन उसके लिए हुकूमत में अहलियत भी होनी चाहिए, हुकूमत को काम भी करना चाहिए और अपने मंशूर पे चलना चाहिए जो मंशूर उन्होंने अवाम को दिया। ब्रेक लेने उसके बाद ये हुकूमत के मंशूर पर बात कर लेंगे, क्योंकि अपोजिशन की जो तहरीक है इसके गुब्बारे से हवा, अगर हुकूमत महंगाई पर काबू पा ले और अपने वादे पूरे करना शुरू कर दे, के गुब्बारे से हवा निकल सकती है। एक ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। जान तकजी साहब, आप समझते हैं हुकूमत इस अहम तरीन मामले को अपने मंशूर पर चलना शुरू कर दे, महंगाई पर काबू पा ले तो अपोजिशन के गुब्बारे से हवा निकल सकती है? देखिए, इस वक्त हुकूमत के पास बहुत ही कम रूम है मैनोवरिंग के लिए, टाइम बहुत कम रह गया है। अगर वाकई हुकूमत जो है गवर्नेंस के इश्यूज पे फोकस करती है तो उन्हें बड़े ड्रास्टिक फैसले करने होंगे और जल्द करने होंगे, बल्कि फौरन से पहले करने होंगे, ताकि ये मैसेज जाए कि वाकई इमरान खान की गवर्नमेंट अब सीरियसली एक इंकलाबी तरीके से आगे बढ़ना चाहती है। अभी तक जो गवर्नेंस है वो खुद उनके एक वजीर ने कहा है होमोपैथिक हुकूमत है, गवर्नेंस है। ब्यूरोक्रेसी के रिफॉर्म्स की बात पंजाब के वजीर आला जो डायनामिक नहीं है और जो इन्फ्लेशन है, सब आपके सामने है। ये वो इश्यूज हैं जो जिसमें डायरेक्ट इंटरवेंशन इमरान खान का है, होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर का, लेकिन अभी तक हमें नजर नहीं आ रहा, जिसकी वजह से अपोजिशन इस बात में कामयाब हो रही है कि वो इन इश्यूज को बहाना या उन्वान बना के अपना कैंपेन को हुकूमत के खिलाफ और जो है उसको रीइंफोर्स करें। तो अब देखना ये कि क्या इमरान खान साहब ये समझ पाएंगे, उनकी हुकूमत, मेरा मतलब है कि हालात किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जो स्टेटस को है वो नाकाबिले कबूल है। ना अपोजिशन इस हद यानी आगे यहाँ पे रुकेगी और ना एक टाइम ऐसा आएगा कि इमरान खान साहब के लिए भी एक लकीर आएगी कि एनफ इज एनफ, अब आवाम बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। जो बाकी इदारे उन पे भी प्रेशर आएगा कि किस तरह जो अवामी बैकलाश है उसका रास्ता रोका जाए, और खुदा न खास्ता सिक्योरिटी के अगर मल्टीपल थ्रेट्स और ज्यादा हो जाते हैं तो इमरान खान गवर्नमेंट को फिर ब्लिंक करना पड़ेगा, बैकफुट पे जाना पड़ेगा। तो इसलिए उनके पास टाइम बहुत कम रह गया है, टाइम इस हवाले से कम रह गया उनके पास। प्रोफेसर नईम मसूद साहब, दो साल में 11 नोटिस लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने महंगाई के हवाले से। अभी कुछ रोज कबल 11वां नोटिस लिया था, पता नहीं उस नोटिस का क्या बना। महंगाई तो कम नहीं हो सकी है। हुकूमत अगर महंगाई पर काबू पा ले, अपने मंशूर पर अमल करना शुरू कर दे, तो अपोजिशन से जो खतरा है वो खत्म हो जाएगा। उस अब सरबराहे हुकूमत के नोटिस लेने का तमस्खर उनके अपने लोग और उनके बेगाने भी उड़ाएं तो आप देख लीजिए कि गवर्नेंस की हालत क्या है। दूसरी बात मैं एक अर्ज करूं, वो जवाद कमाल ये है कि लोग शुरू में कहते रहे पता नहीं फरदौस आशिक अमान या किसी मुराद सईद या किसी फुआद चौधरी या वोडा साहब की वजह से या ज़ैदी साहब के सख्त जुमलों की वजह से हुकूमत का मामला खराब हो रहे हैं। अब ऐसी नफी हो गई है। याद रखिए, जो इमरान खान मोहतरम ने प्री इलेक्शन वादे किए थे वो कोई वादा पूरा नहीं हुआ, और जो ख्वाब दिखाए थे असद उमर ने वो इस तरह बुरी तरह टूटे कि अब लगता है कि मुश्किल से लोग, इनके अपने लोग इनके वादों पे, इनके मुआदों पे एतबार करेंगे। देखिए, माइक्रो इकनॉमिक्स हो या मैक्रो इकनॉमिक्स हो, दोनों बिगाड़ की शाहराह पे गामजन है। खते अफलास, गुर्बत की लकीर के नीचे लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। अगर आप मुझसे पूछें जवाब, तो मैं एक बात कहूंगा कि ये जो कम अज कम मसनूई महंगाई है, ये जो आप देखते हैं कि डिमांड की सूरत में
या सप्लाई की सूरत में या इसके बैलेंस ना होने की सूरत में है, इसे काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। ओके, ये मैं मानता हूं कि चीनी 72 सालों में 55 तक गई थी और 2 सालों में डबल होके 110 रुपए पर केजी पे गई है, लेकिन आज अपने डीसी को आप मुतहर्रक कर दें, आज अपने एसी को मुतहर्रक कर दें, आज कंज्यूमर कोर्ट्स को मुतहर्रक कर दें, आज कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मुतहर्रक कर दें, तो ये छोटी मोटी जो मसनूई चीजें हैं, आम आदमी को सुख का सांस मिल जाएगा, आटा चीनी मिलना शुरू हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। लेकिन ब्यूरोक्रेसी साथ नहीं दे रही हुकूमत की। प्रोफेसर साहब, प्राइम मिनिस्टर मजबूरी तौर पर मुकद्दर ही साथ नहीं दे रहे हुकूमत के, और जब मुकद्दर साथ नहीं देते तो इसका मतलब है कि आपकी प्लानिंग में, आपके रिफॉर्म्स में, आपके डेवलपमेंट में और आपके फहमो फरासत में बहुत कमी है। कि उन्हें जानबूझकर मामलात से लाइल्म रखा जाता है। प्रोफेसर साहब, इसका मतलब है जानबूझकर प्राइम मिनिस्टर साहब को मामलात से लाइल्म रखा जाता है। आप कह रहे हैं ब्यूरोक्रेसी साथ नहीं दे रही। देखें, ये कोई लाइल्म रख नहीं सकता वजीर आजम को। वजीर आजम के पास एजेंसियां हैं, वजीर आजम के पास पूरा, वो तो खुद कहते हैं हमें गंदम की पैदावार के हवाले से बताया नहीं गया। सर, वो एतराफ करते हैं कि गंदम की पैदावार के हवाले से हमें नहीं बताया गया, ठीक तरीके से हमें गाइड नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये जो आटे का बहरान है ये पैदा हुआ। वो तो इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये तो नाअहलियत की इंतहा हो गई, ये तो अपने ही दाम में सियाद आ गया। उन्हें हुकूमत वो कर रहे हैं और वो बातें अपोजिशन वाली कर रहे हैं। ये तो अपोजिशन को कहना चाहिए कि जी कोई हमें बताता नहीं पाकिस्तान में क्या हो रहा है, फलां सूबे में क्या हो रहा है, फलां सूबे में क्या हो रहा है। इसकी वजाहत भी उन्होंने की, इसकी वजाहत भी प्रोफेसर साहब वो करते नजर आते हैं कि आइंदा इस तरह के मामलात को हम मद्देनजर रखेंगे और चीनी और जो आटा है इसकी किल्लत अगले साल नहीं होगी। वो बार बार ये कह भी रहे हैं। और किसी चीज की किल्लत देखें, अगला साल आएगा तो अगले साल देखेंगे। इनके हमने अगले इलेक्शन की भी बातें देखी। ये मैं आम आदमी की जुबान बोल रहा हूं। मुझे बताएं, जाम कमाल साहब बलोचिस्तान में कितने पॉपुलर हैं। बहुत सारे लोगों को वजीर आला केपीके का नाम नहीं आता। बुजदार साहब की सुस्ती आपके सामने है। तो ये टीम है ना इनकी टीम भी नाकाम, इनकी ब्यूरोक्रेसी भी नाकाम, इसकी टेक्नोक्रेसी भी इनकी नाकाम। तो अब और कितनी नाकामियों के हार ये अपने गले में पहनना चाहेंगे। अभी भी ये ठीक हो जाए। देखें, मेरे मुल्क में सब कुछ है, मेहनत कश है, किसान है, किसानों का ये सोचते नहीं है, मजदूरों का ये सोचते ही नहीं है। अपनी प्लानिंग ठीक कर लें, अपनी जो प्लानिंग ठीक कर लें, उससे ठीक। अच्छा जी साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। हुकूमत आ रही है सही ट्रैक पर, या अभी तक जिस तरह 2 साल से इकोनॉमी नीचे आ रही थी मजीद नीचे खुदा ना खास्ता जा सकती है? देखिए, सबसे बड़ा बहरान सियासी आ रहा है, कन्फ्रंटेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इसका एक अर्जेंट हल हमने निकालना है। मार्शल का ऑप्शन खुदा मेरे मुंह में खाक नहीं है। ये और प्रेशर आएगा। इस वक्त एक मल्टीपल थ्रेट्स हैं, सिक्योरिटी के संगीन चैलेंजेस हैं। अब इमरान खान साहब के लिए बड़ा चैलेंज है कि सियासी माहौल को किस तरीके से पेसिफाई करें और जो डिलीवरी के इश्यूज हैं वो हल करें। अपने टीम के हवाले से वो अभी तक उनकी जो क्लैरिटी होनी चाहिए वो नजर नहीं आ रहा। तो अब मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर के लिए वाकई ये चैलेंज है कि क्या इज ही रीडिंग द राइटिंग ऑन द वॉल। दैट्स इंपॉर्टेंट। प्रोफेसर साहब, आपका भी मैं आखिरी जुमला चाहूंगा इस हवाले से कि हुकूमत आ रही है ट्रैक पर, या अभी भी खुदा न खास्ता हम अगले साल भी देखेंगे कि मईशत मजीद नीचे जा रही है? देखिए, जो ट्रैक है वो बिल्कुल ट्रैक पे नहीं है, ट्रैक पे चल नहीं रहे हैं। ज़रायत को ठीक कर लें अगर कर सकते हैं, और अपनी ब्यूरोक्रेसी को ठीक कर लें तो महंगाई पे कंट्रोल आ सकता है। आधी अपोजिशन महंगाई के पास। ठीक है। प्रोफेसर नईम मसूद साहब, जान अतकज़ी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद, मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाज़रीन, हुकूमत अगर अपने मंशूर पर अमल कर ले, जो वादे हुकूमत ने इलेक्शन से पहले आवाम के साथ किए थे वो एक एक करके ही वफा करना शुरू कर दे, तो अपोजिशन की कोई भी तहरीक हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।